आज नंबर है सतपुड़ा की गोद में विराजमान उस शहर का जो असलम शेर खां की हॉकी की जादूगरी, जनजातीय सांस्कृतिक परिदृश्य और बालाजीपुरम की धार्मिकता के लिए जाना जाता है। साथियों, सही पहचाना आपने, आज नंबर है बैतूल का। तो मराठा चूंकि उभरती हुई शक्ति थे, तो भारत के कई क्षेत्रों में उनका आधिपत्य, उनका शासन स्थापित होने लगा था। ठीक, तो उसी के क्रम में उनका आधिपत्य बैतूल वाले क्षेत्र में भी स्थापित हुआ कि अंग्रेजों के जो जो कानून हैं, आप रिस्पेक्टफुली उनको मना कर दो, उनको मानने से मना कर दो। ठीक, तो गांधी जी ने किस कानून को मानने से मना किया था? नमक कानून को। और आप जानते हैं कि साबरमती के तट पर पहुंच के उन्होंने नमक को ऐसे उठाया और सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ दिया था। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती केवीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रदेश यात्रा नाम की हमारी श्रृंखला में आज नंबर है सतपुड़ा की गोद में विराजमान उस शहर का जो असलम शेर खां की हॉकी की जादूगरी, जनजातीय सांस्कृतिक परिदृश्य और बालाजीपुरम की धार्मिकता के लिए जाना जाता है। साथियों, सही पहचाना आपने, आज नंबर है बैतूल का। आइए बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यदि मैप में इसे समझें तो बैतूल आपको यहां नजर आ रहा है, मतलब मध्य प्रदेश के दक्षिण में। ठीक, अब मध्य प्रदेश के दक्षिण में है, वो भी सबसे अंत में है, मतलब यहां वो किसी ना किसी राज्य की सीमा को भी छू रहा है। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। ओके, दूसरा, तीसरा, किन किन जिलों से घिरा हुआ है? तो छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, हरदा और खंडवा। सीधा प्रश्न यह भी बनेगा दोस्तों कि बैतूल किन जिलों को छूता है? तो छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, हरदा और खंडवा। चौथी बात, ये जो बैतूल है ये किस संभाग के अंतर्गत आता है? दोस्तों, बैतूल आता है नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत। जी हां, नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत, जिसमें 3 जिले आते हैं, एक होशंगाबाद, एक बैतूल और एक हरदा। मतलब बैतूल के ऊपर का ही होशंगाबाद, ये साइड वाला हरदा और स्वयं बैतूल, ये तीनों जिस संभाग में आते हैं उसका नाम है नर्मदापुरम संभाग। दूसरा, जैसा मैंने कहा, किस राज्य को छूता है? महाराष्ट्र को। तीसरा, कौन कौन से जिलों को छूता है? तो छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, हरदा और खंडवा। मतलब अपने संभाग वाले जिलों के अलावा 2 और ऐसे जिले हैं जिन्हें छूता है, छिंदवाड़ा और खंडवा। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, परिचय की बात करते हैं। तो जिला मुख्यालय, मतलब इस जिले का मुख्यालय मेन बैतूल में ही है। ठीक, गठन कब हुआ? 1956, मतलब तभी जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, 1 नवंबर 1956। अवस्थिति मैं आपको बता चुका हूं, मध्य प्रदेश के दक्षिण में है। संभाग में आपको बता चुका हूं, नर्मदापुरम संभाग। और इस जिले के अंतर्गत कुल 9 तहसीलें दोस्तों, बैतूल, शाहपुर, मुल्ताई, आमला, भैंसदेही, आठनेर, घोड़ा डोंगरी, चिचोली, प्रभातपट्टन, ये कुछ तहसील हैं जिनकी संख्या है 9, जो बैतूल के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ेंगे साथियों, इंपॉर्टेंट फैक्ट, और थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूजन भी होता है बच्चों को। कहां होता है? सुनिएगा, अखंड भारत का मध्य या केंद्र बिंदु बरसाली बैतूल का है। पर किस चीज का केंद्र बिंदु? अखंड भारत का केंद्र बिंदु। यदि प्रश्न आए कि अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु क्या है, तो अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु दोस्तों कटनी है। ठीक, यदि प्रश्न आए कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु क्या है, तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु है मंगलनाथ, उज्जैन में। और यदि प्रश्न आए कि मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु क्या है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है सागर। तो केंद्र बिंदु से संबंधित मैंने 3 अन्य तथ्य भी यहां मेंशन कर दिए। आगे बढ़ते हैं। जनजाति बहुलता के लिए जाना जाता है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा दोस्तों, जंगलों से घिरा हुआ है, पहाड़ी इलाका है, सागौन के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। तो ऐसा इलाका जनजातियों का होता है, जो कि भौगोलिक संदर्भों में बहुत ज्यादा जंगल वाले क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक, पहला ऐसा जिला है दोस्तों जिसमें कवि दिवस मनाना शुरू किया 9 मार्च को। पहला ऐसा जिला है जहां पर कवियों के नाम पर दिवस मनाया जाएगा। कब? 9 मार्च को। आगे बढ़ते हैं। इतिहास। अब मेरे पिछले लेक्चर में, इंदौर वाले लेक्चर में, मैंने स्पष्ट किया था कि भारत की उभरती हुई क्षेत्रीय शक्तियों में एक शक्ति थी मराठा या पेशवा। पेशवा मराठा के ही प्रधानमंत्री थे, मराठा के ही अधिकारी थे, मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। तो मराठा चूंकि उभरती हुई शक्ति थे, तो भारत के कई क्षेत्रों में उनका आधिपत्य, उनका शासन स्थापित होने लगा था। ठीक, तो उसी के क्रम में उनका आधिपत्य बैतूल वाले क्षेत्र में भी स्थापित हुआ। बैतूल और आसपास, मतलब मंडला, बालाघाट, इन सब क्षेत्रों में स्थापित हो गया। ठीक है भाई।
और फिर जब अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ या अंग्रेज जब एक ताकत के रूप में उभरे दोस्तों, तो 1826 तक ये लोग विधिवत रूप से, ये लोग मतलब बैतूल वाला क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार में आ गया। तो आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि बैतूल पर किन किन शक्तियों का, किन किन हुकूमतों का शासन रहा। मराठा का रहा, उसके बाद 1826 से ब्रिटिश हुकूमत का यहां आधिपत्य स्थापित हो गया। अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ दोस्तों, ब्रिटिश एरा जब चालू हुआ तो आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुए, क्षेत्रीय विद्रोह हुए, क्रांतियों में अलग अलग क्षेत्र के नेताओं ने अपना योगदान दिया। तो मध्य प्रदेश का बैतूल ही वह क्षेत्र है, बैतूल का मुल्ताई ही वह क्षेत्र है जहां पर अंग्रेजों के विरुद्ध पहला विद्रोह हुआ था और उसे कहा जाता है महाकौशल विद्रोह। दोस्तों 1818 की बात है, नेतृत्व किया था अप्पाजी भोसले साहब ने और अरबी सैनिकों से उन्होंने सहायता प्राप्त की थी। हुआ यह था कि अंग्रेजों ने उन्हें उनके मूल क्षेत्र से हट जाने को कहा था, तो उसके खिलाफ उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह संपन्न करवाया था। कहां करवाया था? मुल्ताई क्षेत्र में। कब कराया था? 1858। क्या कहते हैं इसको? महाकौशल विद्रोह। नेतृत्व को करता कौन थे? अप्पाजी भोसले। और यह मध्य प्रदेश से होने वाला पहला विद्रोह था अंग्रेजों के खिलाफ, यह आपको पता होना चाहिए। इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब ये तो बात हुई 1818 की। अब क्या हुआ अभी सुनिए, हमारी क्या हेडिंग चल रही है? ब्रिटिश विरोधी विद्रोह। ऐतिहासिकता पढ़ रहे हैं हम। ऐतिहासिकता में 2 पॉइंट पढ़ चुके हैं। सबसे पहले मराठाओं का आधिपत्य था यहां पर, ठीक। 1826 में ब्रिटिश हुकूमत का आधिपत्य हो गया, अच्छी बात है। पर ब्रिटिश के विरोध में जब अलग अलग समय पर विद्रोह हुए तो कौन कौन से हुए, मतलब अब हम तीसरे बिंदु पे हैं। विद्रोह के अंतर्गत हमने महाकौशल देखा, आगे देखिए दोस्तों जंगल सत्याग्रह, और तीसरा रहेगा 1857 की क्रांति। अब जंगल सत्याग्रह क्या है? देखो आप सभी जानते हो देश में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था राष्ट्रीय स्तर पर। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या मतलब होता है? सविनय अवज्ञा, सविनय मतलब विनम्रता पूर्वक, अवज्ञा मतलब डिसओबीडिएंट, मतलब बात ना मानना, मना कर देना। तो गांधी जी की ओवरऑल फिलॉसफी ये थी उस आंदोलन की कि अंग्रेजों के जो जो कानून हैं आप रिस्पेक्टफुली उनको मना कर दो, उनको मानने से मना कर दो, ठीक। तो गांधी जी ने किस कानून को मानने से मना किया था? नमक कानून को। और आप जानते हैं कि साबरमती के तट पर पहुंच के उन्होंने नमक को ऐसे उठाया और सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ दिया था, ठीक। बट अब भारत के हर जगह तो नमक उपलब्ध नहीं है ना, या सागरीय क्षेत्र उपलब्ध नहीं था। मेन फिलोसॉफी क्या थी कि आप जहां पर भी हैं वहां पर अंग्रेजों का जो भी कानून चल रहा है आप उस कानून को तोड़ दो, मत मानो। तो जो ये वाला क्षेत्र था, मतलब बैतूल वाला क्षेत्र, यहां पर अंग्रेजों का जंगल कानून चलता था, वन क्षेत्र को लेकर कानून चलता था कि वही जंगल में आप नहीं जा सकते, लकड़ियां नहीं निकाल सकते, या उस संपदा का यूज नहीं कर सकते, ये सब। तो इन लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की फिलोसफी को क्रियान्वित करने के क्रम में ही अपने क्षेत्र में वन कानूनों का उल्लंघन किया। समझ गए आप? तो इसका संबंध कहीं ना कहीं नमक सत्याग्रह से, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ठीक। तो क्या नाम था? जंगल सत्याग्रह। कहां हुआ? बैतूल में हुआ। कौन था नेतृत्व करता? गंजन सिंह कोरकू और बंजारी सिंह कोरकू। दोस्तों 2 नाम याद रखिएगा। कितने प्रश्न बनेंगे? पहला, जंगल सत्याग्रह कहां हुआ? बैतूल में। किसके नेतृत्व में हुआ? गंजन सिंह कोरकू और बंजारी सिंह कोरकू। कब हुआ? नमक सत्याग्रह के पैरेलल में हुआ। किस चीज से संबंधित था? वन कानूनों के उल्लंघन से संबंधित था साथियों। इतने सारे प्रश्न बन सकते हैं। आगे देखिए अब क्या हुआ तीसरे नंबर पे? 1857 की क्रांति। जी हां, 1857 की क्रांति जब अंग्रेजों के विरुद्ध हो रही थी तो उस समय इस क्षेत्र से नेतृत्व किया था महादेव तेली ने, ठीक। तो ये पूरी ऐतिहासिकता है जिसमें हमने 3 बिंदु देखिए। देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको। पहला हमने देखा मराठाओं का आधिपत्य, फिर हमने देखा ब्रिटिश के अधीन आया 1826, और फिर तीसरा हमने देखा प्रमुख विद्रोह। और इन विद्रोह में हमने कितने विद्रोह देखे? 3। महाकौशल विद्रोह, जंगल सत्याग्रह और 1857 की क्रांति। आगे देखिएगा भौगोलिक। मैंने अपने परिचय में स्पष्ट किया
किस सतपुड़ा क्षेत्र या सतपुड़ा की गोद में विराजमान? सतपुड़ा मतलब मध्य प्रदेश की वो नीचे वाली पट्टी सतपुड़ा श्रेणी कहलाती है। तो इस सतपुड़ा का भाग है, क्षेत्रफल इसका इतना है, सामान्य वर्षा यहां इतनी होती है, टेम्परेचर मतलब गर्मी 44 डिग्री सेल्सियस तक की पड़ती है, सर्दी 6 से 8 डिग्री सेल्सियस पड़ती है। ये प्रश्न नहीं बनते दोस्तों, सीधा ये प्रश्न बनेगा कि किस 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 क्षेत्र में आ रहा है, तो सतपुड़ा क्षेत्र में आ रहा है। ठीक, आगे देखें। खनिज, अब यहां प्रश्न बन सकता है, देखिए एक तो कोयला यहां अच्छा खासा होता है, और यहां के किस क्षेत्र में होता है? शाहपुर तवा क्षेत्र में होता है, पाथरखेड़ा क्षेत्र है वहां पर, प्रसिद्ध है दोस्तों। दूसरा, टिन, ग्रेफाइट और प्लेटिनम, ये भी कहां होता है? बैतूल में होता है। तो ये तथ्यात्मक जानकारी बहुत जरूरी है, ये एग्जाम में सीधे आ सकती है। ठीक, आगे बढ़िए। मिट्टी वही काली मृदा है, कोई नहीं, आगे देखें। नदियां, ताप्ती नदी बैतूल की प्रसिद्ध है, जो कि बैतूल के मुल्ताई सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है। ताप्ती की कई सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी हैं? पूर्णा, शिवा, बोरी। और ताप्ती के बारे में प्रसिद्ध यह है कि यह पूर्व से पश्चिम में बहती है, पूर्व से पश्चिम में बहती है। मतलब नर्मदा की तरह ताप्ती भी एक ऐसी नदी है जो पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। दोस्तों बातें क्लियर है? ये पता होना चाहिए, आपसे पूछ लेगा कि कौन कौन सी नदी हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा और ताप्ती। आगे देखेंगे। कुल लंबाई क्या है? 724 किलोमीटर। और इंपॉर्टेंट ये है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों की सीमा को टच करती है, सूर्यपुत्री से कहा जाता है। सीधे तथ्य हैं, आगे देखें। तवा, तवा नदी भी यहीं से निकल रही है, मतलब इसी क्षेत्र से निकल रही है। पचमढ़ी के महादेव पर्वत की कालीभीत पहाड़ी, क्या है कि तवा जो है वो ये सतपुड़ा वाले क्षेत्र से निकल रही है ना, तो चूंकि सतपुड़ा के अंतर्गत जो जो नदियां निकल रही है, हमने सबको इसमें शामिल कर लिया। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना किसी तरह का। और जो ये तवा है होशंगाबाद के निकट नर्मदा में मिल जाती है। सहायक नदी तवा की कौन कौन सी है? मालिनी और देनवा। तवा जो है वो नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक, तो हमने मेन बैतूल से निकलने वाली भी एक नदी देख ली, और वो जो सतपुड़ा क्षेत्र है उधर से निकलने वाली भी एक दूसरी नदी देख ली, जो पचमढ़ी के महादेव पर्वत की पहाड़ियों से निकल रही है, तवा नदी। ठीक, आगे देखेंगे। अब कई परियोजनाएं इस क्षेत्र में है, जैसे तवा परियोजना मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है, निर्माण 1978 में हुआ। लाभान्वित क्षेत्र कौन कौन से हैं? बैतूल, होशंगाबाद और आसपास के जिले। ठीक, अब मैं फिर क्लियर कर दूं आपको कि मेन बैतूल में नहीं है ये चीज, पर चूंकि बैतूल उससे संबंधित है, उससे लाभान्वित है, इसलिए हमने शामिल कर लिया। ठीक, आगे देखते हैं। क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो एक से ज्यादा जिलों में है ना, तो हमारे सामने भी कंफ्यूजन होता है कि हम इसे इस जिले में शामिल करें कि उस जिले में। ठीक है, तो हमारा प्रयास है ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करने का। देखते चलिए। बैतूल में दोस्तों वन और वन्य जीव, इसकी बात कर लेते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, हिरण, तेंदुआ, चीतल, ये सब पाया जाता है। कुल वन क्षेत्र 4041 वर्ग किलोमीटर। मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, इसमें से नहीं आएगा प्रश्न, आगे बढ़िए सीधे। कालीभीत अभ्यारण्य, ये इंपॉर्टेंट है। कालीभीत अभ्यारण्य बैतूल में ही है, जो काले भालू और चीते के संरक्षण के लिए प्रस्तावित है। मतलब दोस्तों काले भालू और चीते को संरक्षण दिया जाए, कहां दिया जाएगा? कालीभीत अभ्यारण्य में बैतूल के, इस तरह का प्रस्ताव है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िएगा। आर्थिक स्थिति दोस्तों, आर्थिक स्थिति में चाहे पशुपालन हो, चाहे कृषि हो, चाहे औद्योगिक हो, हर तरह की गतिविधि संपन्न यहाँ होती है। हालांकि औद्योगिक गतिविधि थोड़ी कम होती है। क्यों होती है कम? क्योंकि जनजाति बहुल क्षेत्र है, और जो क्षेत्र थोड़ा जनजाति बहुल होता है वहां पर औद्योगिक गतिविधियां कहीं ना कहीं अवरुद्ध होती हैं। ठीक है, तो औद्योगिक गतिविधि उतनी नहीं है, बट पशुपालन और कृषि ठीक ठाक है। कैसा है देखते हैं दोस्तों। दूध के उत्पादन को बढ़ावा दे सके, ठीक है, उसके लिए यहां क्या होता है? हर वर्ष गोकुल महोत्सव आयोजित होता है। पूछा जाएगा गोकुल महोत्सव का संबंध काय से? दूध उत्पादन से। कहां आयोजित होता है हर वर्ष? बैतूल जिले में आयोजित होता है। ठीक, अगला, मछली पालन को भी यहां बढ़ावा दिया जा रहा है। यदि मैं कृषि की बात करूं तो मक्का, धान, गेहूं तो है ही, कॉफी का उत्पादन अकेला बैतूल में होता है पूरे मध्य प्रदेश में, यह आपको पता होना चाहिए। वही काली मृदा यहां पाई जाती है। आगे देखेंगे।
औद्योगिक, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आदिवासी बहुलता के कारण औद्योगिक संदर्भों में ये थोड़ा पिछड़ा हुआ है, ठीक है ना। पर फिर भी जो यहाँ का कोसमी सारणी क्षेत्र है उसे विकसित किया जा रहा है औद्योगिक गतिविधियों के लिए, ठीक है, प्रयास जारी है। बट एज सच कोई बड़ा उद्योग अभी तक यहां पर इस तरह से व्यवहारिक रूप में लागू नहीं हो पाया है। हालांकि घड़ी बनाने का कारखाना जरूर यहां था एचएमटी का, पर वो बंद हो गया है। आगे देखते हैं। जनगणना दोस्तों हर जिले की हम देख रहे हैं। जनसंख्या 1575362 है। जनघनत्व 157 वर्ग प्रति किलोमीटर, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब जनघनत्व क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर पर यूनिट किलोमीटर पर कितने लोग उपस्थित हैं उसे जनघनत्व कहते हैं, तो वो है 157। लिंग अनुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं उसे लिंग अनुपात कहते हैं, वो है यहाँ का 971। शिशु लिंग अनुपात मतलब 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, उन्हें शिशु कहते हैं। तो 0 से 6 वर्ष की आयु में 1000 बच्चों पे मतलब लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं इस उम्र की, तो 957 है, उसे कहते हैं शिशु लिंग अनुपात। आगे बढ़ेंगे। ऊर्जा, आप जानते हैं सारणी ताप विद्युत क्षेत्र का आपने नाम शायद सुना होगा। 1967 में स्थापित हुआ, मध्य प्रदेश और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है और यहां की विद्युत उत्पादन क्षमता है 1330 मेगावाट। तीनों इंपॉर्टेंट है। पहला सारणी ताप विद्युत केंद्र कहां है? तो बैतूल में। कब स्थापित हुआ? 1967। किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? एमपी और राजस्थान। और क्षमता कितनी है? 1330 मेगावाट। सांस्कृतिक, भाई जनजाति बहुल क्षेत्र है, तो कोरकू जनजातियां पाई जाती है नंबर 1, जिसे मानवों का समूह कहा जाता है। कोरकू शब्द निकला है मानवों के समूह से, ठीक। सतपुड़ा क्षेत्र में ये निवासरत हैं और ये लोग प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब किस समूह से संबंधित माने जाते हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ठीक। राजपूतों को अपना पूर्वज मानते हैं कोरकू लोग, ठीक। गोंड जनजाति भी यहां निवासरत है। बोलियों की यदि बात करूं तो बुंदेली, मराठी, गोंडी, कोरकू ये सारी बोलियां बोली जा रही हैं। भाई मराठी क्यों? महाराष्ट्र के टच में है। आगे देखिए। पर्यटक स्थल दोस्तों कुकरू भेजदेही में है, प्रमुख पर्यटक स्थल है। बैतूल की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है और कोरकू जो जनजाति है ना उसके नाम पर इसका नाम पड़ा कुकरू, यह पता होना चाहिए। दूसरा दिगंबर जैन समुदाय का मंदिर है, मुक्तागिरी का जैन मंदिर, ठीक है। उसके बाद बालाजीपुरम, देखिए जिनके बारे में मैंने परिचय में चर्चा की थी, भगवान बालाजी के लिए 911 फीट ऊंचा मंदिर बनवाया गया। किसके द्वारा? सेमजी वर्मा द्वारा, एक एनआरआई है, नाम पता होना चाहिए आपको दोस्तों। और इसे भारत का 5वां धाम माना जाता है। भारत का 5वां धाम किसे माना जाता है? बालाजीपुरम, बैतूल। किसने बनवाया? सेमजी वर्मा ने बनवाया, एक एनआरआई है। आगे देखिए। बाकी ये अन्य पर्यटक स्थल हैं, जैसे शेरगढ़ का किला है, अंबा देवी का मंदिर है। एक जिला एक उत्पाद, मैंने अपने पुराने लेक्चर इंदौर वाले में भी स्पष्ट किया था और बाकी के लेक्चर्स में भी हमारे टीचर्स ने आपको एक्सप्लेन किया कि हर जिले के एक खास उत्पाद को विश्व स्तर पर पहचान दिलवाने के लिए, ठीक है, उसकी ख्याति बढ़ाने के लिए, उसकी डिमांड को बढ़ाने के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की गई, ठीक है। तो उसी के क्रम में बैतूल में सागौन की लकड़ी चूंकि फेमस है या अच्छी खासी मात्रा में होती है, अतः बैतूल की सागौन की लकड़ी को बैतूल के अंतर्गत जोड़ा गया है एक जिला एक उत्पाद में, ठीक। तो आपसे पूछा जाएगा एक जिला एक उत्पाद में बैतूल का कौन सा प्रोडक्ट है? तो सागौन की लकड़ी। आगे देखें। इनकी भी मैंने चर्चा की थी दोस्तों। प्रमुख व्यक्तित्व में हॉकी के जादूगर, बाद में बैतूल से सांसद भी चुने गए और इनकी एक किताब है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टू हेल विथ हॉकी, ये इनकी किताब का नाम है। 3 प्रश्न बनेंगे। असलम शेर खां साहब किस क्षेत्र से संबंधित हैं? बैतूल। दूसरा, किस विधा से संबंधित हैं? तो खेल, और खेल में भी क्या? हॉकी। और तीसरा, इनकी पुस्तक का नाम टू हेल विथ हॉकी। आगे देखते हैं कुछ अन्य तथ्य साथियों, जैसे बिल्कुल सीधे तथ्यात्मक बातें याद करने की। जो पंचायत सचिव होते हैं उनका जो प्रशिक्षण केंद्र है वो शिवपुरी, नौगावा मतलब छतरपुर के अलावा बैतूल के मुल्ताई में भी।
मतलब पंचायत सचिव का प्रशिक्षण केंद्र 3 जगह है, शिवपुरी में, नौगवा छतरपुर में और तीसरा बैतूल के मुल्ताई में। ठीक, अगला फैक्ट, जो वन पहरेदार ट्रेनिंग स्कूल होता है वो भी रीवा के अलावा, एक तो रीवा में, रीवा के अलावा कहां है? बैतूल में। दोस्तों, वन राजकीय महाविद्यालय, प्लीज, वन राजकीय महाविद्यालय, यह भी बैतूल में, ईयर इंपॉर्टेंट है, 1980 में स्थापित हुआ। और वन विद्यालय, देखो अंतर समझना, ऊपर वाला है वन राजकीय महाविद्यालय, यह वन विद्यालय, ओके। शिवपुरी, सिवनी, अमरकंटक, 3 के अलावा चौथा कहां है? बैतूल में। मतलब वन से संबंधित कितनी सारी चीजें स्वाभाविक है होना, क्योंकि जंगलों से घिरा हुआ है। आगे देखते हैं। स्टार्टिंग में मैंने चर्चा की थी, घड़ी निर्माण कारखाना HMT कंपनी का था, जो फिलहाल बंद हो चुका है। और आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों, जो लोकसभा के चुनाव होते हैं ना, तो लोकसभा के चुनाव में आपको पता है कि सीटें आरक्षित होती हैं। ठीक है, कि SC की इतनी सीटें आरक्षित, ST की इतनी सीटें आरक्षित, है ना। तो लोकसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश के जो ST के लिए आरक्षित सीटें हैं वो टोटल 6 हैं। ठीक, कौन कौन सी हैं? शहडोल, मंडला, धार, 3 हो गए। रतलाम, झाबुआ एक ही है, मतलब एक ही सीट है, 4। खरगोन 5 और छठवा है बैतूल। ठीक है, तो क्या प्रश्न आएगा? लोकसभा चुनाव के लिए ST के संबंध में आरक्षित स्थान मध्य प्रदेश में कितने हैं? 6। 6 के नाम आपको पता होना चाहिए। आपको बातें समझ में आ रही होंगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आशा करता हूं मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। हमारा ये जो प्रयास चल रहा है, ये इस संदर्भ में चल रहा है कि आपके आगामी एग्जाम्स में आपकी ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके। इस लेक्चर की PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी जानकारी नीचे दी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।